तो देखिए मैंने क्या क्या पढ़ाया है अभी तक। वहां से रिलेटेड अगर किसी की कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ ले मुझसे वो, अन्यथा मैं स्टार्ट करता हूँ आज। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका 4 सेक्शन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आज मुझे स्टार्ट करना है नया टॉपिक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें ये बताओ, मुझे ब्लैंक पेज चाहिए, मिलेगा? ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आज नया टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। पहले तो एक क्वेश्चन आप लोगों से मेरा ये कि हमें आखिर कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत पड़ी, क्या जरूरत थी हमें इसकी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। यानी कि आप हमारी बात का जवाब देंगे कि आपने देखा होगा कि जो मौर्याज थे उन्होंने भी रूलिंग की, मौर्याज ने भी रूलिंग की और मुगलों ने भी की, सुल्तानों ने भी की। क्या उनके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स था, क्या उनके पास कोई ऐसा बुक्स थी जिसके जरिए वो शासन चला रहे हों? ऐसा नहीं था। लेकिन क्या था, उनके पास एक फरमान थे। फरमान का मतलब है ऑर्डर। ऑर्डर इशू होते थे और क्या कहते थे वो कि भाई इस गांव से, इस शहर से, इस सिटी से ये कह दो कि ये तब तक हमारा रेवेन्यू का कलेक्शन पूरा करा दे। ठीक, उनका इससे ज्यादा कोई लेना नहीं थे। उनका कोई मतलब आपके वेलफेयर से नहीं था। उनका कोई मतलब आपके फंडामेंटल राइट से नहीं था। कैसे नहीं था? आपका उनका कोई मतलब आपके फंडामेंटल राइट से नहीं था। उनका कोई मतलब डीपीएसपी से नहीं था। हाँ, कोई मतलब नहीं था, कोई लेना देना उनके बीच में उनके साथ नहीं था। वो क्या काम करते थे? सिर्फ वो डेवलपमेंट अपना करते थे। उनका कोई मतलब ह्यूमन राइट से नहीं था आपके, या था? नहीं था। कहीं भी जाओ हमें दो पैसा, ऐसा नहीं। उन्होंने वेलफेयर स्कीम नहीं चलाई, चलाई, लेकिन क्या इक्वालिटी के साथ चलाई? हो सकता है किसी कम्युनिटी के लिए चलाई हो, जैसा कि आज गवर्नमेंट आरोप लगाती है औरंगजेब पे कि इन लोगों ने क्या करा, इन्होंने कन्वर्ट करे लोग, हिंदुओं को क्या बनाया, मुसलमान बनाया। तो एक उनकी एक आइडियोलॉजी हो सकती है, नहीं हो सकती है? तो उनका इससे कोई लेना देना नहीं था। इनका आपके वेलफेयर से कोई लेना देना नहीं। आज की सरकार क्या कर रही है? वेलफेयर नहीं कर रही, कर रही है। आज की सरकार आपको फंडामेंटल राइट नहीं दे रही, आज की सरकार आपको ह्यूमन राइट नहीं दे रही। सारी चीजें दे रही है या नहीं दे रही है? सारी चीजें दे रही है। और अगर हम आप यहाँ बैठे हुए हैं तो किसकी वजह से बैठे हुए हैं? फंडामेंटल राइट की और कॉन्स्टिट्यूशन की। किसकी वजह से बैठे हैं हम? इसकी वजह से बैठे हैं। बैठे नहीं भाई, इसकी वजह से बैठे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ये, हाँ अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से बैठे। अगर ये हम पे एक संविधान नहीं होता तो क्या आपको लगता है कि हम कभी एक जगह बैठे हुए होते? बंगाल के अलग थे, अवध के अलग थे, मराठे अलग थे, राजपूत अलग थे, साउथ के अलग थे, नॉर्थ के अलग थे, वेस्ट के अलग थे। आप हमारी बात समझ रहे हैं कि ये शासन कैसा चल रहा था? शासन जो है, रूलिंग कैसे चल रही थी, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में चल रही थी।
आज इंडियन गवर्नमेंट बैठी है तो किसके अकॉर्डिंग चल रही है? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल रही है। क्या कर रही है? सबको राइट टू इक्वलिटी दे रही है, सबको इक्वल वर्क टू फॉर इक्वल पे कर रही है, सबको वेलफेयर स्कीम चल रही है, बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, हेल्थ दे रहे हैं। क्या मुगलों ने या सुल्तानों ने या मौर्यराज ने ये काम करे? नहीं करे, ये काम नहीं करे। इसलिए हमें क्या अडॉप्ट करना पड़ा? कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करना पड़ा। और कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करने का मतलब ये है कि अब सरकार किसी की भी आए, चाहे बीजेपी की आए या कांग्रेस की आए, चलेगी कैसे? अकॉर्डिंग टू, कैसे चलेगी? संविधान के अकॉर्डिंग चलेगी। किसी के फंडामेंटल राइट का वायलेंस नहीं होगा, किसी के डीपीएसपी का वायलेंस नहीं होगा, किसी के ह्यूमन राइट का वायलेंस नहीं होगा, किसी का वेलफेयर नहीं होगा, सबका वेलफेयर होगा। ना हम क्या देखेंगे, क्या नहीं देखेंगे? ना तो हम देखेंगे उसकी रेस, ना देखेंगे जेंडर, ना देखेंगे बर्थ ऑफ प्लेस, ना देखेंगे रिलीजन। आप हमारी बात समझ रहे हैं? नहीं। और ना देखेंगे हम उसकी कास्ट। ना हम देखेंगे उसकी कास्ट। क्या करेंगे हम? सबका वेलफेयर करेंगे। आज हम जितनी स्कीम्स चला रहे हैं, किसके लिए चला रहे हैं? लोगों के लिए। किसके लिए चला रहे हैं? लोगों के लिए। क्या कर रहे हैं? लोगों का वेलफेयर कर रहे हैं। कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? मुझे बता दो बस, इतनी सी बात। ये बात बिल्कुल डन है कि सरकार अब किसी की भी आए, काम कैसा होगा? जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहेगा। और अगर नहीं होगा तो उसके लिए हमारे पास क्या है? क्या है भाई? जुडिशरी है। क्या है? जुडिशरी है। कैसे है? नीचे है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ऊपर है हाई कोर्ट और सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखें, जिला अदालत, फिर हाई कोर्ट गुवाहाटी में लगता है, अरुणाचल प्रदेश का, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। आप यहां तक मेरी बात समझ गए कि अब सरकार कैसे चलेगी? अब सरकार जाति पर नहीं चलेगी, सरकार रिलीजन से नहीं चलेगी, सरकार रेस से नहीं चलेगी, सरकार जेंडर पर नहीं चलेगी, सरकार बर्थ ऑफ प्लेस पे नहीं चलेगी, आपका जन्म कहाँ हुआ है इस पे नहीं चलेगी। सरकार चलेगी किससे? कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक। तो अब मैं यहां तक, आप पहले मेरी बात समझ गए कि शासन तो यहां मुगलों ने भी करा, रूलिंग करी नहीं मुगलों ने? रूलिंग यहां सुल्तानों ने भी करी, जिसे कहते हैं सल्तनत। रूलिंग यहां रीजनल पार्टियों ने भी करी, रीजनल राजाओं ने भी करी, प्रिंसली स्टेटों ने भी करी। और रूलिंग यहां मौर्यराज ने भी की, गुप्ताज ने भी की। लेकिन किसी ने ऐसा शासन नहीं दिया जैसा हमारा संविधान देता है। ये पार्ट स्टार्ट है बेटा आज। ठीक। अब मेरे कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ आपसे ये है कि अब ऐसी नहीं चलेगी सरकार। तो हम ये देखें तो सही, आखिर ये क्या है भाई? वेलफेयर क्या है, डीपीएसपी क्या है, फंडामेंटल राइट क्या है? फंडामेंटल राइट तो टॉपिक है आपके पास तो सारा, ऑलरेडी पॉलिटिकल साइंस में टॉपिक है फंडामेंटल राइट, यानी कि पूरा संविधान ही है। तो अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये अभी आप यहीं रहेंगे, अभी कहीं जाएंगे नहीं। ठीक। अरे एक ही है क्या? और भी तो होने चाहिए। चलो यही है, या पेज ही बदल लेते हैं। चलिए, तो अब मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशंस बताता हूं। हाँ भाई, इन सारे इश्यूज को पूरा करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई ऐसी मशीनरी होनी चाहिए जो इन्हें पूरा करे। जैसे मान लीजिए आपके फंडामेंटल राइट का वायलेंस हो गया, तो आप कहाँ जाएंगे? कोई ना कोई तो ऐसी मैकेनिज्म हमारे पास होना चाहिए जिससे हम जाकर कह दें कि सर हमें तो हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेंस कर दिया इस आदमी ने। बोले कौन से का? बोले इसका। बोले तो बोला कहाँ है? आप हमारी बात समझ रहे हैं? पहले जो हमारे किंग्स थे, जो हमारे पहले प्रिंस थे, वो क्या काम कर रहे थे? सारे काम अकेले ही कर रहे थे। क्या कर रहे थे? एग्जीक्यूट भी कर रहे थे, लॉ मेकिंग भी कर रहे थे, और उनसे होने वाले डिस्प्यूट पर डिसीजन भी दे रहे थे, यानी कि जुडिशरी का काम भी कर रहे थे वो।
अब आप यहां से स्टार्ट करेंगे तो ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी पिलर पे टिका हुआ होगा या नहीं होगा? इसके कुछ तो होंगे, फीचर्स तो होंगे इसके, नहीं? तो आप देखेंगे एक होता एग्जीक्यूटिव, क्या है बेटा? एग्जीक्यूटिव्स। दूसरा है लेजिस्लेटिव, और तीसरा है जुडिशरी। क्या आपको ये बातें समझ में आई हैं? क्या आप जानते हो इन तीनों चीजों को या नहीं? हाँ भाई, इन तीनों चीजों को जानते हो? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, 3 पिलर पे खड़ा हुआ है हमारी डेमोक्रेसी। कितने पिलर पे? 3 पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। लेकिन एक चौथा पिलर भी बताते हैं जो पीटी में पूछ लेता है वो कभी कभी, मीडिया। कोई पूछे कि 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, तो क्या बताएंगे बेटा आप उसे? मीडिया। मीडिया भी ठीक ठाक रोल निभाती है, नहीं निभाती है इंडिया में? चलिए, अब एग्जीक्यूटिव क्या है पहले तो इस पे बात करें, फिर लेजिस्लेटिव क्या है इस पे बात करें, और फिर जुडिशरी क्या है इस पे बात करें। एग्जीक्यूटिव क्या है इस पे बात करें, जुडिशरी क्या है इस पे बात करेंगे, ठीक है? और सुनो, इसका प्रॉफिट समझिए, जो आज चल रहा है इसका प्रॉफिट समझिए। आपको ये एसए में एक प्रॉफिट देगा, आपको ये जीएस के सेकंड पेपर में पूरा प्रॉफिट देगा, ठीक है? ये 2 जगह आपको देगा। तीसरी जगह अगर आप उससे पूछना चाहते हो तो ये इंटरव्यू में बहुत फायदा देगा आपको। तो पूछता है एग्जीक्यूट क्या है भाई? एक एग्जांपल समझिए। पीएम साहब ने अपने मैनिफेस्टो में ये बात कही, एग्जांपल है, आप समझिए बात। उन्होंने कहा कि हम यहां तक 2022 तक डबल इनकम कर देंगे, किसकी? किसानों की इनकम को क्या कर देंगे हम? डबल कर देंगे। किनकी? पीजेंट की। मैनिफेस्टो में कही ये बात। दूसरा एग्जाम्पल, उन्होंने कहा कि हम जो ट्रिपल तलाक है इस पे कानून बनाएंगे। सुनिए ना ये सारी बातें, है नहीं? ये बातें सारी सुनी हुई है। उन्होंने कहा कि हम एक एमएसपी देंगे किसानों को। अब समझिए मेरी बात, क्या कहा? क्यों? क्योंकि ये सोसाइटी में हमारी क्या है? प्रॉब्लम है नहीं है? हमारी समाज में क्या है? ये प्रॉब्लम्स हैं। किसान आज भी निचले तबके का हो चुका है, ठीक? फीमेल, कौन सी फीमेल? मोमडन लेडी आज भी अपने हस्बैंड से डरती है, पता नहीं कब वो तलाक दे देगा और यहां से निकलना पड़ेगा। एक जगह आप कह रहे हैं राइट टू इक्वलिटी दे रहे हैं हम, किसके बेस पे? हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे इन 5 चीजों पे, कास्ट पे, रिलीजन पे, जेंडर पे, प्लेस ऑफ बर्थ पे। एक तरफ आपकी मोमडन लेडी आज भी अनसिक्योरिटी फील करती है अपने घर में। एक ट्रेडर्स जिसे कहते हैं हम, इंडस्ट्रियलिस्ट, वो एक मिनट में 1 करोड़ कमा रहा है। एक किसान को पूरे 3 साल में 1 करोड़ हाथ नहीं लग रहे। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है इसका क्या हो? किसके आधार पर सही होगा? ये किसके आधार पर सही होगा? पॉलिसी के आधार पर सही होगा या नहीं होगा? इस डिस्क्रिमिनेशन को कैसे दूर करेंगे हम? कानून के जरिए। किसके जरिए करेंगे? कानून के जरिए करेंगे। और जब हम इसे कानून के जरिए करेंगे तो कानून बनाएगा कौन? लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव का मतलब ये पार्लियामेंट है बेटा। आपने पढ़ी है ना ये चीजें? आप लोगों ने पढ़ी है ना? पार्लियामेंट को जानते ही होगे ना, आज भी जाते हो आप, ठीक? ये कौन है? ये पार्लियामेंट है, लेजिस्लेटिव। क्या करेगी? इन पे कानून बनाएगी। कानून बनाएगी तो बना दिया कानून, है नहीं? अब एग्जीक्यूट का मतलब समझ लिया आप कि इन कानूनों को इंप्लीमेंटेशन कौन देगा रूट लेवल पे? आप।
ऑफिसर बनने के बाद कौन देगा? कौन देगा भाई? एग्जीक्यूट करना है। कहाँ करना है? रूट लेवल पे। अब अगर कोई मॉमडन लेडी आपके ऑफिस में आती है और आपसे कहती है सर मेरे हस्बैंड ने मुझे ट्रिपल तलाक दे दिया, तो आप उससे यूं नहीं कहोगे जाके अपने नेगोशिएशन कर लो। क्या करोगे? क्या नाम है उसका, पता जल्दी। दे रहा, चलो भाई उठा के लाओ उसे। क्योंकि अब ये आपकी जिम्मेदारी है उस कानून को एग्जीक्यूट करना रूट लेवल पे। एग्जीक्यूट का मतलब है पॉलिसी को एग्जीक्यूट करना, कानून को इंप्लीमेंटेशन देना। कहां? रूट लेवल पे। तभी तो वेलफेयर होगा, तभी तो लोगों के राइट बचेंगे। वेलफेयर कब होगा? जब कोई डिस्क्रिमिनेशन ना होगा, और डिस्क्रिमिनेशन होगा तो कैसा होगा? रीजनेबल होगा, तार्किक होगा। एक एग्जांपल से और समझें आप। मान लीजिए 6 मंथ की हमने मैटरनिटी लीव दी, किसे? फीमेल को। समझ रहे हैं ना आप? मैटरनिटी लीव है। अब आप कहो कि राइट टू इक्वलिटी का वायलेंस है सर, ये किसके आधार पे है? जेंडर के आधार पे। बात तो सही है, राइट टू इक्वलिटी का वायलेंस है, क्योंकि राइट टू इक्वलिटी में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि हम डिस्क्रिमिनेशन कहां नहीं करेंगे, इस बेस पे ग्राउंड पे नहीं करेंगे। कौन से ग्राउंड पे नहीं करेंगे? जेंडर के ग्राउंड पे नहीं करेंगे। लेकिन आपने तो कर दिया। तो ये क्या मतलब हुआ इसका कि ये डिस्क्रिमिनेशन कैसा होना चाहिए? रीजनेबल। रीजनेबल इसलिए है क्योंकि फीमेल की सिचुएशन आपके मुकाबले अलग है। तो डिस्क्रिमिनेशन तो है लेकिन कैसा है? रीजनेबल है। डिस्क्रिमिनेशन तो है लेकिन कैसा है? तार्किक है। ऐसा नहीं है कि आप उसमें जाके चैलेंज करोगे, उसका कोई इंटरप्रिटेशन नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट। आप यहां तक बात समझिए। क्या मैं अपनी बातें समझा पा रहा हूं? बिल्कुल डन। पॉलिसी बनाना काम इसका किसके लिए? सोसाइटी के लिए। किसके लिए? इकोनॉमी के लिए। किसके लिए? पॉलिटी के लिए, पॉलिटिकल पार्टी। किसके लिए? आईआर के लिए। इंटरनेशनल रिलेशन के लिए भी कानून बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? इस आदमी की है। कानून तो इसने बना दिया, इंप्लीमेंटेशन देना किसकी जिम्मेदारी है? इसकी जिम्मेदारी है। डीएम की जिम्मेदारी है, डीसी की जिम्मेदारी है। चलें आगे चलें। यहां तक कोई इशू? पॉलिसी मेकिंग ये करेगी, पॉलिसी को इंप्लीमेंटेशन देने में आप ये करेंगे। आपको जो आप जिसका पार्ट बनोगे, वो किसका पार्ट बनोगे? एग्जीक्यूटिव का। आप कानून बनाने में कहीं पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, लेकिन कानून को इंप्लीमेंटेशन देने में आपको पूरा रोल है आपका। अगर आप यहाँ फेल हो जाते हो तो फिर आपके पास क्या होगा? डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाएगा। समझ रहे हो नहीं? तो यहाँ फेल नहीं होना है आपको। क्या मैं आगे चलूं? थोड़ा सा आगे चलते हैं, बस ज्यादा नहीं। और स्लो स्लो चलेंगे, आप बिल्कुल टेंशन ना ले। मैं ये बात मान के चलता हूँ कि आपको कुछ नहीं आता। मैं शुरू में ये बात मान लेता हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, आपने कुछ पढ़ाई नहीं है, मैं ये बात मान के चलता हूँ। ठीक। अब इसकी बात बताते हैं हम। ये कोई ऐसा कानून बना ले बेटा जो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, क्योंकि सुपर मेजोरिटी में आ गए तो कुछ भी कर सकते हैं ना, या नहीं कर सकते? और आदमी का दिमाग है खुरापाती, कुछ भी गड़बड़ कर दे वो। हाँ, यही तो हम बता रहे हैं आपको। इसने कोई ऐसा कानून बनाया जो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। मान लीजिए इसने कहा कि हम तो फंडामेंटल राइट देते ही नहीं किसी को, कानून बन गया भाई। अब तो कानून को इंप्लीमेंटेशन देना तो एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी होगी। ये तो एग्जीक्यूट करेगा उस कानून को, या नहीं करेगा? और जब ये इसे करेगा तो प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी? आएगी। आएगी नहीं आएगी? भाई प्रॉब्लम तभी आती है जब आप काम करते हो। घर में बैठ के, ऑफिस में बैठ के प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम आती है जब आप रूट लेवल पर काम करते हो, तब पता लगता है कानून अच्छा है या बुरा है। तब आदमी को पता लगता है कानून अच्छा है या बुरा है, मेरिट कितनी है और डिमेरिट कितनी है। कानून बनाना एसी में बन जाते हैं, पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग। राघव चड्ढा जी कुछ और कह रहे हैं, कुछ और को कुछ कह रहे हैं। भाई एक पानी की बोतल जो जनरली 10 रुपए की मिल जाती है, वो 100 रुपए की क्यों मिलती है एयरपोर्ट पे? यही राघव चड्ढा ने बोला।
इसीलिए मैं आपको कहता हूँ अवेयर रहना बहुत जरूरी है आपका। न्यूज़पेपर पर डे पढ़ना है आपने, आज लाए नहीं होगे आप, है नहीं। और जिस दिन मैंने ला के दिया था वो मैंने आपको बताया था, आप लोगों से राइट डाउन करा ही नहीं होगा। बांग्लादेश के पीएम कौन बने, उन्होंने किसे किसे मंत्री बनाया, कोई कितने हिंदू मंत्री बने, हमारे इंडिया का ने उस सेरेमनी में कौन गया है, ये सारी चीजें मुझे लिखी हुई चाहिए कॉपी में। क्योंकि इसका फायदा ये होगा कि आपको पीटी का फायदा होगा, इसका फायदा आपको मेंस में मिलेगा और इसका फायदा आपको इंटरव्यू में मिलेगा, तीनों जगह मिलता है करंट का। करंट एक ऐसी चीज है जिस पर बगुल्लू की तरह ध्यान रखना, यूं कहाँ है शिकार, देखा ना पानी में खड़ा रहता है वो और आंख बंद करके खड़ा रहता है, और जैसे शिकार आता है, हाँ भाई इसने कोई ऐसा कानून बनाया है जो फंडामेंटल राइट का वायलेंस कर रहा है। अब ये आपकी जिम्मेदारी होगी इसे इंप्लीमेंटेशन देना, तो फिर करवा दें, लोगों को पिटवा दें आपसे, लाठी चलवा दें आपसे, नहीं चलवाएंगे तो कहां जाएंगे हम। इसे रोकने के लिए कुछ चीज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। सरकार का क्या पता मेजोरिटी में आ जाए और उसकी मर्जी वो कुछ भी कर दे, कानून ही तो बनाना है, लागू करने वाला सिस्टम भी है उनके पास। तो फिर क्या होगा, संविधान के अकॉर्डिंग कहां चल रही है सरकार, इसके अकॉर्डिंग कहां चल रही है। तो जुडिशरी क्या करेगा, इनके कॉलर पकड़ लेगा दोनों के, इधर आओ बे, कानून कैसे बनाया तुमने, ठीक कानून कैसे बनाया, हिम्मत कैसे हुई आपकी, कानून हो गया जीरो, नल एंड वाइड हो गया कानून, उसका कोई असर और प्रभाव इंडिया में नहीं रहा। अब लौटिए मुगलों में, एक राजा किंग इस काम को भी कर रहा था, इस काम को भी कर रहा था और इस काम को भी कर रहा था, तो क्या ईमानदार हो सकता है, नहीं हो सकता। ईमानदार हो सकता है बेटा, नहीं हो सकता किसी कीमत पे भी। आप यहां तक मेरी बात समझ पाए, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। अब पूछे पावर कहां है, ये तीनों चीजें पावर कहां से ले रही हैं, कहां से ले रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से ही ले रही हैं। ऐसा नहीं इनके पास अपनी खुद की पर्सनल पावर है ना। अगर आप सीईओ बनेंगे तो क्या काम करेंगे आप, लोगों का काम करेंगे, अपना नहीं करेंगे, अपना डेवलपमेंट नहीं करेंगे, किसका करेंगे, लोगों का करेंगे। पानी पियो। ऑफलाइन और ऑनलाइन में थोड़ा सा फर्क है, कई चीजें वॉइस की प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ भाई, क्या मैं आगे चलूं, आगे चलें, आप ये बात पूरी समझ के, पावर कहां से मिल रही तीनों को, और तो कहीं से नहीं मिल रही, पर्सनल पावर तो यूज नहीं कर रहे। यहाँ औरंगजेब पर्सनल पावर यूज कर रहा था, नहीं कर रहा था, यहाँ कर रहा था, नहीं कर रहा था, यहाँ कर रहा था, नहीं कर रहा था। अब किसके होगी, आप सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो या आपकी हो या कोई रीजनल पार्टी बैठे, कैसे चलेगी, संविधान के अकॉर्डिंग चलेगी, ना कि वो अपने अकॉर्डिंग चलेगी, या मान लीजिए किसी जाति विशेष के लिए कोई कानून बनाएगी, ऐसा भी नहीं करेगी। क्योंकि हमने कहा कास्ट के आधार पर भी कोई वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। क्या मैं आगे चलूं थोड़ा सा, या एग्जीक्यूटिव पे आ जाए, आ जाए। और एक बात और ध्यान रखना, दिमाग इतना खुला हुआ रखना है और मुझे धीरे धीरे चलने के लिए बोलना है जहां आपको प्रॉब्लम आए, लेकिन दिमाग खुला रखना है, क्योंकि मैं आपको यूके यूएसए से भी कंपेयर कराऊंगा यहाँ, उसके बिना बात बनेगी नहीं पॉलिटिकल साइंस में और ना जीएस में। तो दिमाग अपना खुला रखना है, और मैं ये बात मान कर चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी है मुझे पकड़ लेना, बोले नहीं सर रुको अभी इसे दोबारा समझाओ, तो मेरी जिम्मेदारी है मैं आपको उसे दोबारा समझाऊं, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी घास नहीं काटनी है, सिस्टमेटिक तरीके से काटनी है घास। क्योंकि टारगेट है आपका सिलेक्शन, टारगेट है आपके अच्छे मार्क्स, और वो तभी आएंगे जब आप रटी रटाई चीजों को नहीं लिखेंगे, अपनी समझी हुई चीजों को लिखेंगे। एग्जाम हॉल में बैठ के आप कितना ही रट के चले जाइए, क्या क्या लिखते हैं आप, उस बुक की किताब लिखते हैं अपने दिमाग से लिखते हैं, वर्ड तो सारे अपने ही हो जाते हैं वहां।
तो चीजें कॉन्सेप्ट समझ, इसीलिए आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन लिखने पे एक को मार्क्स ज्यादा अच्छे मिले, एक को बहुत कम मिले और एक को और बहुत कम मिले। बुक्स एक ही थी, वजह उसका थॉट ऑफ प्रोसेस अलग था। इसलिए मैं आपका थॉट जो प्रोसेस है उसका डेवलपमेंट करना चाहता हूं, बुक्स नहीं पढ़ाना चाहता मैं आपको, किताबों से बहुत बंधा हुआ नहीं रखना चाहता। बस एक आध किताब, जैसे मैंने बताई आपको एनसीईआरटी पढ़नी है आपने 11वीं की, 11th की एनसीईआरटी इन्हें बता रखी है मैंने। और अगर कोई बुक्स पढ़ना चाहते हो पॉलिटिकल साइंस में, तो मैंने इन्हें सजेस्ट किया था ओपी गावा, लेकिन वो इतना मोटा ग्रंथ है। अगर आपको लगे कि मुझे पढ़ना चाहिए, टाइम है आपके पास, तो आप उसे बैठ के पढ़ सकते हो। और लगे आपको कि नहीं यार उलझ जाएंगे इसमें हम बहुत ज्यादा, क्योंकि फिर सिलेक्शन भी तो लेना है ना, एग्जाम भी देना है, तो फिर आप एनसीईआरटी और प्लस जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो मोर देन सफिशिएंट। हाँ भाई चलिए मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ आपको लेकर। पेज अगला ही ले लेते हैं, नहीं मिटाने में तो एक हल्दी घाटी का बैटल लड़ना पड़ता है पूरा, है नहीं। चलिए तो अब मैं आपको लेके आता हूँ टिप्स पे, स्टार्ट कर ले। यहाँ तक तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई, है नहीं। और हाँ एक बात और थी, देखिए जो ये लेजिस्लेटिव थी और यहाँ इसके आगे जुडिशरी थी, है नहीं, ये एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस बनाए हुए हैं, चेक एंड बैलेंस बनाए हुए हैं। एग्जाम्पल से मेरी बात समझे, एग्जीक्यूटिव सोचा कि मैं तोप हूं इंडिया में, तो उस पर लेजिस्लेटिव की चेक एंड बैलेंस है। कैसे? क्योंकि लेजिस्लेटिव से ही पीएम और उसकी कंपनी बनी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो नॉन कॉन्फिडेंशियल मोशन के जरिए एग्जीक्यूटिव को हटाया जा सकता है? काम नहीं करोगे तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई इवेंट हो जाएगी तो आपसे अट्रैक्शन मोशन के जरिए बात करी जाएगी, ये क्या हो रहा है इंडिया में, ठीक। पार्लियामेंट सोचा कि मैं बहुत बड़ी तोप हूं, तो बैठा जुडिशरी, सोचा कि मैं सब कुछ हूं, तो बैठा है इसके द्वारा बनाए हुए कानून को क्या कर सकता है, नल एंड वाइड कर सकता है, जीरो कर सकता है, जिसका कोई असर और प्रभाव नहीं होगा। अब जुडिशरी बोले कि हम तोप हैं, हमसे ऊपर कोई नहीं है, तो भाई साहब कानून बनाने के लिए ये बैठा है आपके खिलाफ भी, तो यहां कोई तोप नहीं है, ना सीओ तोप है ना डीसी तोप है, ना कप्तान साहब तोप है, एसपी साहब, सबके लिए कानून है। क्या है? रूल ऑफ लॉ है। क्या है बेटा? रूल ऑफ लॉ है। ये बेसिक बात मैं आपको समझा रहा हूं, जो आपका लिंक जुड़ जाना चाहिए, और जब तक आपके लिंक नहीं जुड़ते ना, इससे पहले हम आप लिख नहीं पाते हैं, इसलिए मैं आपके सारे लिंक जोड़ के चल चुका हूं, ठीक। जितने भी रूट होंगे उनके सबके लिंक एक जगह होंगे, वो पॉलिटिकल साइंस में गिर रहे होंगे, चाहे हम इस रास्ते से जाएं या उससे जाएं या इससे जाएं या ऊपर से आए नीचे से आए, कहाँ आएंगे हम? पॉलिटिकल साइंस में आएंगे, मतलब सिलेबस पे आएंगे, मतलब ओरिएंटेड किस करेंगे? एग्जाम का ओरिएंटेड रहेंगे, एग्जाम पे ही रहेंगे हम, एग्जाम से इधर उधर नहीं जाएंगे। चलिए तो हम देखते हैं एग्जीक्यूटिव्स, एग्जीक्यूटिव के आप दोबारा आइए आप, है नहीं, वो पावर कहाँ से ले रहे हैं सारे लोग? कॉन्स्टिट्यूशन से ले रहे हैं, और कहीं कोई पावर किसी के पास नहीं है, पर्सनल पावर कोई यूज नहीं करेगा, अपनी कम्युनिटी के लिए कोई कानून नहीं बनेगा, सबके लिए बनेगा। डिस्क्रिमिनेशन होगा तो कैसा होगा? रीजनेबल होगा, तार्किक होगा। अगर हमने किसी को रिजर्वेशन दिया है तो आप समझिए वो गलत है या सही है, कैसा? रीजनेबल है। जिस सोसाइटी को आपने पढ़ने ही नहीं दिया, स्कूल नहीं जाने दिया है, अनटचेबल रखा है, उससे उम्मीद रख रहे हो कि आईएएस के एग्जाम में बराबर आपके बराबर नंबर लिया है, ऐसा कैसे हो जाएगा? या ये इसमें स्टेट प्रोविंशियल सर्विस में आपके बराबर नंबर लिया, कैसे ले आएगा वो? उसे तो हम रिजर्वेशन दे के रहेंगे, क्योंकि उसे हमें आपके बराबर लाना है। अभी तो आपने सुना ना, सत्यम शिवम सुंदरम, कैसे बनेगा? ऐसा ही तो बनेगा, ऐसा थोड़ी बनेगा जो रईस है वो रईस होता चला जाए, जो गरीब है वो गरीब होता चला जाए, नहीं। जो गरीब है उसके पास भी पूरी राइट टू अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए यहां तक आने के लिए,
उसे डेवलपमेंट करने के लिए पूरे क्या होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, यानी फिर वो कैसे आएगा बताओ? कैसे, जब उसका हमारा बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, स्कूल में आप उसे जाने नहीं दोगे हैं, तो फिर आपकी बराबरी कैसे कर लेगा, कैसे आईएएस बन जाएगा? वो नहीं बनेगा, और जब नहीं बनेगा तो वो जहां था वो तो वहीं रह जाएगा। आप हमारी पूरी बात तो समझ गए पूरी तरीके से कि जो हमें एग्जीक्यूटिव है, अब आप उसे समझिए। आपको एक सच बताएं, हम पूरा टॉपिक एक पेज पे डिस्कस कर देते, लेकिन आप लोगों के डर की वजह से मुझे लिखना पड़ता है, अन्य आपसे मैं हाँ हाँ करा दूं इस पे ही, ठीक है यही है, और आप हाँ वाकई कहोगे, जबरदस्ती नहीं करोगे, आप कहोगे हाँ बिल्कुल सही बात है सर। एग्जीक्यूटिव्स, तो पहला पिलर है एग्जीक्यूटिव्स। तो पहले तो देखते हैं कि संविधान में कहां कहां है ये एग्जीक्यूटिव्स, है नहीं, और फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले एग्जीक्यूटिव्स को देखते हैं। तो हमने कहा कितने पार्ट है संविधान के, 22, आज 25 हो गए। स्टार्टिंग में कितने थे, 22 पार्ट्स थे। तो एक पार्ट है फिफ्थ, कौन सा है, फिफ्थ पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके आर्टिकल 52 से 151 तक के आर्टिकल आते हैं इसमें। कोई टेंशन तो नहीं हो रही किसी को अभी? किसी को टेंशन लेनी नहीं, मुझे देनी है टेंशन। आप मुझे टेंशन उल्टी देंगे, लेंगे नहीं। ये लगभग 100 आर्टिकल हो जाते हैं ना, 100 आर्टिकल के आसपास हो जाते हैं नहीं। इसका नाम है द यूनियन। क्या नाम है बेटा इसका, द यूनियन, ठीक, संघ। इसे कई कई फेडरल, आपको मिलेंगी सारी चीजें आज, क्योंकि मैं आपसे जीएस के मुकाबले ज्यादा उम्मीद रखता हूं, जीएस के स्टूडेंट के मुकाबले मैं आपसे ज्यादा उम्मीद रखता हूं। अब सुनिए, इसमें एक चैप्टर है, बहुत बड़ा पार्ट है भाई ये। इसमें एक चैप्टर है जिसमें आर्टिकल आते हैं 52 से 78 तक। इसका नाम है द एग्जीक्यूटिव्स। क्या नाम है बेटा इसका, द एग्जीक्यूटिव्स। कोई टेंशन किसी को होगी नहीं, क्योंकि मैंने अभी टेंशन वाली कोई बात ही नहीं करी, आगे करेंगे तब आएगी थोड़ी बहुत। आपको पता है कि 79 से सीधी पार्लियामेंट की बात स्टार्ट हो जाती है। आर्टिकल 79 में क्या है, पार्लियामेंट है। 78 तक क्या है, एग्जीक्यूटिव। इस एग्जीक्यूटिव को बहुत सारे सब चैप्टर्स में बांटा गया है, बहुत सारे सब चैप्टर्स में बांटा गया है, ठीक। और जो आर्टिकल 52 से 73 तक के आर्टिकल्स हैं, इनमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों को मिलकर डिस्कस किया गया है। आज मैं सोच रहा कि शायद आप लोग नहीं आ रहे हो, क्योंकि कल छुट्टी थी ना, तो मैंने कहा, आप बोले सोचो मंडे में ही पहुंचेंगे यार, एक दिन के लिए कौन जाए अब। ऐसा तो नहीं सोचा था आप लोगों ने? सोचना भी नहीं है। जी बेटा, हाँ 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 हाँ। आर्टिकल 79 में अगर कोई पूछे क्या है, तो सीधी पार्लियामेंट है। अब मैं इसे थोड़ा वो कर दूं, इरेज कर दूं, कर दें? राइट डाउन किया आपने कुछ? हाँ, राइट डाउन भी हल्के हल्के करते रहना, ठीक। अब मैं आता हूँ सीधा आपके यहाँ तक, जो मुझे बताना था कि अब ये मेरा क्या है, एक एरिया है, मुझे जहां तक आपसे बात करनी है इसमें। इसलिए मैंने ऐसे नहीं लिखे ये
कोई मतलब है इनके लिखने का मेरा? अरे वही तो नहीं कर रहे थे हम, हुआ ही नहीं हमसे। अच्छा अभी रुको 1 मिनट, अभी देखते हैं, अभी देखते हैं यार। आप लोग ब्रेकफास्ट करके आते हो ना? हैं? हाँ। खाते पीते भी रहना है कभी, आप पता चलो पढ़ाई पढ़ाई में लग गए। मैंने कहा बैलेंस होना चाहिए बॉडी में, पूरी लाइफ को कैसा कर कर चलनी है, बैलेंस कर कर चलना चाहिए। जैसे लोकसभा को बैलेंस करने के लिए राज्यसभा है नहीं है? तो जो बैलेंस करके चला है ना, वो ठीक रहा, कामयाब रहा वो। जब हम एग्जीक्यूटिव को स्टडी किए तो एग्जीक्यूटिव हमें 2 टाइप में मिले। अब एग्जीक्यूटिव स्टार्ट कर रहे हैं बेटा हम, है नहीं? तो एक तो मिला हमें नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव्स, और दूसरा था हमारे पास रियल एग्जीक्यूटिव। दूसरा क्या था? रियल एग्जीक्यूटिव्स, है नहीं? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव को जो हमने स्टडी किया तो इसमें मिले हमें प्रेसिडेंट। क्या मिले बेटा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस टाइम कौन है बेटा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? द्रौपदी मुर्मू, है नहीं? तो ये बातें याद रखनी है आपको यार। देखो ऐसा ना हो कि मैं पढ़ाता रहूं और पता चला आपको जो प्रेजेंट में बैठे हुए लोग हैं उनके बारे में जानकारी नहीं है। तो जैसे आते रहे उसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको 10/10 के रूम का स्टूडेंट नहीं देखना चाहता, अवेयर स्टूडेंट देखना चाहता हूँ। जैसे कि अभी कोई इवेंट हो रही है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, यूके में क्या हो रहा है, यूएसए में क्या हो रहा है, ट्रंप साहब कैसे शोर मचा रहे हैं, नहीं जाना कहीं भी, बोले जाना है बे, कहाँ जाना है, रसिया जाना है। आप कौन होते हो रोकने वाले? ठीक। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और जब रियल एग्जीक्यूटिव को हमने और स्टडी किया तो इसमें मिले हमें 2 चीजें, प्रधानमंत्री प्लस उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसे कहते हैं रियल एग्जीक्यूटिव्स। अब सवाल है, यहां से स्टार्ट हो जाते हैं सवाल। वो पहला सवाल है कि हमने इसे नॉमिनल एग्जीक्यूटिव क्यों कहा है? सवाल है नहीं है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, भारत के सभी लोगों के राजा हैं, बिना नंबर की गाड़ी चलाते हैं, इतना बड़ा ऑफिस है नहीं? इतनी बड़े पद पे बैठे हुए हैं, उसके बाद आपने क्या कह दिया इन्हें? नॉमिनल। नॉमिनल का मतलब नाम मात्र, नाम मात्र की कार्यपालिका। क्या हिंदी बिंदी ये समझ में आती है? नाम मात्र बता दूं मैं आपको, तो मतलब जिसके पास कुछ ना हो बस, ठीक है, एक सिंबॉलिक है, कैसे एक सिंबॉलिक बैठे हुए हैं, ठीक। तो इसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा, और ये रियल एग्जीक्यूटिव कहा, इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होगा। तो पहले हम देखते हैं कि आखिर इसे रियल एग्जीक्यूटिव, इसे नॉमिनल एग्जीक्यूटिव क्यों कहा है। पहले देखते हैं ये। इसे देखने के लिए आपको चलना पड़ेगा थोड़ा सा प्रीएम्बल में। प्रीएम्बल पढ़ी है किसी ने आपने आज तक? वी द पीपल पढ़ी है भाई? हाँ हाँ यार, देखो वो तो हर बुक्स में लिखी हुई है, एनसीईआरटी की तो हर बुक में मिलता है, वो मिलता नहीं? वी द पीपल ऑफ इंडिया, है नहीं? क्या करते हैं? सेकुलर, रिपब्लिक, सोशलिस्ट, सेकुलर, सोशलिस्ट एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। क्या करने के लिए? 3 जस्टिस देने के लिए। कौन कौन से? सोशल, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स जस्टिस देने। उनमें किसके लिए, क्या करने के लिए? वर्शिप, रिलीजन, थॉट, एक्सप्रेशन, ठीक। क्या कर रहे हैं? यूनिटी, फ्रेटर्निटी को आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को
इसे लिखना नहीं है, वो तो हर जगह लिखी हुई है, बस समझना चीजों को। ठीक, क्या करते हैं? एडॉप्ट करते हैं, इनएक्ट करते हैं और गिविंग अवर सेल्फ करते हैं, आत्मार्पित करते हैं, अंगीकृत करते हैं और अधिनियमित करते हैं। आप समझिए, यहां ये प्रियम्बल पढ़ी जाएगी तो आप मेरी बात समझिएगा। मैंने जितने शब्द बोले, सेकुलर, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इनका कोई मतलब है? इनका कोई मतलब है? ये पढ़ानी है मुझे। सेकुलर किसे कहते हैं हम? सोशलिस्ट क्या है? हालांकि ये दोनों वर्ड कहां से आए हैं बाद में? 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके यहां से आए, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशंस में नहीं थे, ओरिजिनल प्रियम्बल में नहीं थे। ठीक है, और एक तीसरा शब्द है फर्टिनिटी, नहीं अखंडता, इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी। ठीक, 3 शब्द जोड़े तो डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है, रिपब्लिक का मतलब क्या है? पूरा वीडियो बनाया मैंने, 1 घंटा 20 मिनट का है रिपब्लिक पे। ठीक है, उसे आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा रिपब्लिक किसे कह रहे हैं हम लोग। ठीक भाई, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, पहली बात यह है कि बी द पीपल, बी द पीपल, बी द पीपल, इसे अंडरलाइन रखना पहली लाइन को ही। प्रियम्बल की जो पहली लाइन है, बी द पीपल, ये अंडरलाइन करके समझनी है आपको। क्या कर रहे हैं? कैसा कंट्री चाहिए उन्हें? सेकुलर चाहिए, सोशलिस्ट चाहिए, डेमोक्रेटिक पब्लिक चाहिए। उनमें क्या होना चाहिए? तीनों जस्टिस मिलने चाहिए। किसे? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस मिलने चाहिए। किसे? सभी लोगों को। हमने ये नहीं कि फीमेल को देंगे या मेल को देंगे या हम इस जाति को देंगे, सब लोगों को जस्टिस मिलने चाहिए, तीनों। प्लस क्या करना चाहिए? रिलीजन फ्रीडम होनी चाहिए उनके पास, थॉट एक्सप्रेशन, वर्शिप। क्या आपको लगता नहीं कि हम सबके रिलीजन को बिल्कुल सम्मान देते हैं? चाहे कोई नमाज पढ़े, चाहे कोई रोजे रखे, चाहे कोई मंदिर जाए, कोई मस्जिद जाए, हमारा क्या लेना देना है? दे रखी है सबको आजादी है, रिलीजन की आजादी आजादी है नहीं है? सबको आजादी है। ठीक, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। क्या है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। कैसे? कोरोना आया, देखा होगा, कोरोना तो अभी आया, जाने दिया चर्च में हमने किसी को? मस्जिद में जाने दिया? मंदिर में जाने दिया? गुरुद्वारे में जाने दिया? क्योंकि हेल्थ इशू था। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कैसे लगाया हमने? हमने तो फ्रीडम दे रखी ना आपको रिलीजन की। हाँ कहो, पहले पहले हाँ कहो, दे रखी है। क्यों रोका हमने? क्योंकि हेल्थ इशू था। रिस्ट्रिक्शंस कैसा हुआ? रीजनेबल हुआ है। ये चीजें अगर आप मेरी बात समझ गए तो मेरा आपसे ये प्रॉमिस है, और झूठा प्रॉमिस नहीं होता है, एक भी मार्क्स नहीं कटेगा आपका। बस दिमाग सेट करना है। और मैंने आपसे ये नहीं पूछा कभी भी कि अब आपको जो 16 घंटे पढ़ना ना, 5 घंटे पढ़ना है भाई। देखो, 5 घंटे में शर्त ये, फोन आपके पास नहीं होना चाहिए, आपके दरवाजे को कोई नॉक करने वाला नहीं हो उन 4-5 घंटे, पर डे पढ़ना है। मैं नहीं कहता कि अपनी बहुत 12 घंटे बैठ के पढ़ लो भाई। कैसे पढ़ लोगे 12 घंटे रे? ये आइडियल है, रियली है कि प्रेजेंट बॉडी और प्रेजेंट माइंड के साथ अगर आप 4 घंटे बैठ जाते हो, सफिशिएंट। एक टॉपिक एंड पूरी तरीके से, उसमें से आपसे वो कोई भी क्वेश्चन पूछा आप उसे बताने के हालात में हो जाओगे। मैं नहीं कहता आपसे कि भाई आप, और सुनिए, सिर्फ 1 साल, सिर्फ 1 साल की बात, ज्यादा की बात नहीं करता। 1 साल आपको अपनी सोसाइटी की सारी एक्टिविटीज से दूर रहना है। फॉर एग्जाम्पल, मैरिज हो रही है, डांस कर रहे हैं, 1 साल रुक जाओ यार। फेस्टिवल आ गया, आज के आगे भी ईद आ गई, पार्टी हो रही है। कल को भी होली आ गई, पार्टी हो रही है। अगले दिन क्या आ गया? क्रिसमस डे आ गया, होने दो पार्टी यार।
तो भाई साहब कुछ दिन रुक जाओ, ज्यादा थोड़ी, फिर तो आपकी मर्जी, कुछ भी करना आपको कौन रोकने वाला है भाई। होली, दिवाली ये तो हर वर्ष आ रही है यार, लेकिन इसके लिए तो कुछ लिमिटेड समय है आपके पास। आउट ऑफ एज हो गए तो आप एग्जाम दे पाओगे, जिंदगी भर पछताओगे बैठ के, तो एक साल आप अपने को रोक नहीं सकते क्या हम? क्यों? 1 ईयर यार, ओनली ओनली 1 ईयर यार। आप डिवोटेड होकर पढ़ के देखो 4 घंटे, समझ में आना बंद हो जाएगा। 4 घंटे जब पढ़ लोगे ना आप, तो यकीन करो 2 घंटे तक दिमाग को रिलैक्स नहीं कर पाओगे। उस 4 घंटे का भी ऐसा मतलब नहीं है कि बैठ गए तो बैठ गए ना, आधा घंटा, 1 घंटा, चाय पी ली, पानी पी लिया, ठीक, घूमे, और दिमाग पर ये जोर डाला कि मैंने अभी जो पढ़ा था वो रिकॉल करना है। पढ़ने के तरीके बता रहा हूँ, आप रिकॉल करनी चाहिए। नहीं आ रहा, वो याद नहीं आ रहा, पहुंचो बुक के पास, फिर पढ़ दो, फिर घूमो। वो चीजें आप कर लें सिर्फ 1 साल, 6 महीने ये कर लें, 6 महीने तक, बस, ज्यादा नहीं। मैं आपसे बहुत बड़े वायदे नहीं ले रहा, मैं ये ले रहा हूँ कि आप कंटिन्यूटी के साथ 4 घंटे, 4 घंटे पढ़ने के बाद आपको अपने आप खुद रियलाइज होने लगेगा कि बिल्कुल सही बात है सर, अगर इस तरीके से पढ़ लिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि हम टॉप ना कर जाएं। और अगर आप यूपीएससी देना चाहते हो ना, तो उसके भी हमारे पास एक मेडिसिन है छोटी सी, अभी तो हम मेडिसिन दे रहे हैं ना आप लोगों को, ठीक है। हाँ भाई, बी द पीपल ऑफ इंडिया, कौन कह रहे हैं? भारत के लोग कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कैसा चाहिए हमें? ऐसा चाहिए। कब तक का चाहिए? यहां आके चाहिए। तो भारत के लोगों ने कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ली है? उस टाइम जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे हुए थे, हमारे पास 2 ही मॉडल थे, या तो हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लें या फिर प्रेसिडेंशियल लें। कौन कौन सी गवर्नमेंट ले सकते थे हम? या तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेंगे या फिर प्रेसिडेंशियल, या तो यूएसए वाला ले सकते हैं या यूके वाला ले सकते हैं। 2 ही मॉडल तो थे उस टाइम। तो हमने मॉडल कौन सा लिया? पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्यों लिया? क्यों लिया बेटा? क्योंकि इसकी आदत हमें पड़ चुकी थी, 200 वर्ष हमारे सर पे बैठे हुए थे वो लोग ब्रिटिश, तो हमें इसकी आदत बन चुकी थी। कानून को हम जानने लगे थे, कानून भी कोई चीज होती है। स्लो चलते हैं, टेंशन ना लो, और स्लो हो जाते हैं, और स्लो हो जाते हैं भी आप। कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ली है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ली है ना। तो यहाँ अपने आप ही पावर जनता के पास चली जाती है, क्योंकि जनता के रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में बैठे हैं। जनता ने सीधा चुना है किसे? लोगों को। लोगों ने बनाई सरकार जाके, यही तो होता है। विधायक ही तो कौन बनते? सीएम बनते हैं। जो एमएलए होते हैं उनमें से तो कोई एक एमएलए सीएम बनता है, या फिर वहां से उसे मंगल ग्रह से लाते हैं हम? ऐसा तो है नहीं, कहां से लाते हैं? मंगल ग्रह से तो नहीं लाते, मार्स से तो नहीं लाते हम उन्हें, हमारे लोगों के बीच के लोग होते हैं वो। तो जब भारत के लोगों ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ली है, तो इस प्रेसिडेंट को हम क्या कहते? रियल एग्जीक्यूटिव कैसे कहते? क्योंकि प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो हमने ली नहीं है। कौन सी ली है? पार्लियामेंट्री ली है। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की ये करेक्टरिस्टिक्स है, ये फीचर्स है, ये पावर किसमें होती है? इनमें होती है, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद में होती है, क्योंकि जनता के रिप्रेजेंटेटिव ये होते हैं। हाँ भाई, पहला कॉज समझ में आया? प्रियम्बल कहती है हम भारत के लोग कैसी गवर्नमेंट ले रहे हैं? डेमोक्रेटिक ले रहे हैं। कैसी? रिपब्लिक ले रहे हैं। और रिपब्लिक का मतलब है जिसके
स्टेट का इलेक्शन, जो हेड ऑफ स्टेट का इलेक्शन होता है तो इनडायरेक्ट होता है, ठीक। कैसी लेते हैं? सेकुलर लेते हैं। कैसी गवर्नमेंट है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो पावर कहाँ चली गई? अपने आप यहाँ चली गई। पहला क्लॉज समझ में आया कि हमने इसे नॉमिनल क्यों कहा? क्योंकि हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ली है, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा हो नहीं सकता कि पावर किसी प्रेसिडेंट के पास चली जाए, हेड ऑफ स्टेट के पास चली जाए, नहीं जाएगी। वो किसके पास जाएगी? वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के पास। भाई इंडिया में राजा ही कितने हैं? 3। पीएम, सीएम और डीएम कितने हैं? इंडिया में राजा कितने हैं? पीएम, सीएम और डीएम। डीएम का मतलब डीसी। और कहाँ है? कहीं नहीं है। और डीसी के बाद आपका प्रोविंशियल सर्विस सीओ। कोई टेंशन तो नहीं हो रही? हाँ भाई, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? समझ रहे हैं ना पूरी बात? ऑनलाइन में कई चीजें हो सकता है, वॉइस की प्रॉब्लम हो जाए या फिर मैं इधर उधर हो जाऊं, बोर्ड इधर उधर हो जाए, तो उसमें ये एक तो है, मैं इस बात को तो कंसीडर करता हूं। चलिए, पहला क्लॉज आपकी समझ में आ गया, तो मैं दूसरे की तरफ जाता हूं आपको लेकर। और यार मैं इसे यहां से हटाना भी नहीं चाहता। ये इससे बड़ा होता है क्या? इसे ये तो मैं कर चुका था यार, नहीं करा था। चलिए, पहला क्लॉज प्रियम्बल से मिलता है कि भारत के लोगों ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ली है, इसलिए हम कभी भी प्रेसिडेंट को रियल एग्जीक्यूटिव नहीं कह सकते। इतना सा बात समझ में आ गई है नहीं? चलिए दूसरा देखते हैं, अभी बहुत बड़ा काम बाकी है। चलिए, पहला हो गया, दूसरा देखते हैं। आर्टिकल 74 का 1 क्लॉज एक बात कहता है, उसे अब आपको समझना है। देखिए, वो ये कहता है कि भारत की एक मंत्रिपरिषद होगी। सुनो, कलम रोको, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। या लिखो, पहले पहले लिख ले करो आप अपनी पूरी बात, राइट डाउन करो। हो गया? स्टार्ट। ये कहता है कि भारत की एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका चेयरमैन कौन होगा? पीएम होगा। और होगी क्या वो? सीओएम होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। चेयरमैन कौन होगा उसका? पीएम। इसकी सलाह या एडवाइस पर काम कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। भारत की एक मंत्रिपरिषद होगी जिसकी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, जिसकी सलाह और सहायता पर, हेल्प एंड एडवाइस पर प्रेसिडेंट काम करेगा। करेगा का मतलब क्या हो गया? एब्सोल्यूट हो गया नहीं? करेगा। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये शब्द नहीं था, लेकिन ये बवाल कैसे पैदा हुआ, इस बवाल को समझिए बाप। एक बार कोलकाता में कोल सुनिए, इसकी कहानी सुनिए, इसके पीछे की। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन लिखा हुआ नहीं था कि करेगा। करेगा शब्द नहीं था, ऐसा आप समझिए। जनरली हमने मान लिया था कि जब हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूके से लिए, तो यूके में जो क्राउन काम करता वही हमारा प्रेसिडेंट काम करेगा, ऐसा मान लिया था, लिखा नहीं था। अब लिखना क्यों पड़ा, ये हमारी मजबूरी हुई। एक बार कलकत्ता में एक लॉ सेशन चल रहा था।
लॉ सेशन का मतलब है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सारे जज यहाँ बैठे हुए थे और चीफ गेस्ट थे हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद जी। कौन थे? समझिए ये क्वेश्चन कैसे उठ का आया यहाँ से, और हमने एक इस शब्द क्यों जोड़ा, हमने करेगा। उनसे एक मीडिया वाले ने ये बात पूछा, क्या सर आप हमें एक बात बताएंगे? बोले जी हाँ पूछो। बोले क्या कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कोई प्रोविजन है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाउंडेड करता हो, बाध्य करता हो? समझिए शब्द समझिए। उनसे पूछा क्या संविधान का ऐसा कोई प्रोविजन है, क्या संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं प्रोविजन है राइट डाउन में जो प्रधानमंत्री की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य करता हो, बाउंडेड करता हो? था ही नहीं। मैंने कहा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था ही नहीं। बोले नहीं ऐसा तो कोई प्रोविजन है नहीं हमारे यहाँ। तो क्या ये डिस्प्यूट नहीं हो सकता? प्रेसिडेंट ने साइन ही नहीं करे किसी बिल पे। कहाँ लिखा संविधान में दिखिए मुझे, नहीं करता मैं साइन। कैसे ये बिल ले आके आप मेरे पास आए हो? क्या डिस्प्यूट नहीं हो सकता? और न्यू बॉर्न डेमोक्रेसी, हम इसे ऐसी कुछ आघात या ऐसी नुकसान नहीं देना चाहते जो हमारे पड़ोसी देशों में होता रहा है। आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया है, सक्सेसफुल है। छोटी मोटी बातें अगर छोड़ दी जाए तो क्या पाकिस्तान हमारे बराबर में आजाद हुआ, क्या वो ऐसी डेमोक्रेसी है? बांग्लादेश 1971 में बना, क्या ऐसा है? वो भागे फिर रहे लोग वहां के। क्या आप थाईलैंड को देख रहे हो? क्या आप म्यांमार को देख रहे हो? क्या आपने नेपाल में नहीं देखा? क्या श्रीलंका में नहीं देखा आपने? कभी हमारे यहाँ हुआ है ऐसा कि आर्मी आई हो और पीएम को निकाल रही हो वहां से? हम नहीं चाहते थे इसे कोई उस तरह का डिस्प्यूट में डालना जिससे लोगों को खतरा पैदा हो जाए। और सुनिए सबसे बड़ी बात देखिए बाप, वर्ल्ड में उतनी डाइवर्सिटीज किसी के पास है ही नहीं जितनी हम लेके बैठे हुए हैं। उसके बावजूद हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है उस तरह की। इमरान खान को जानते हो ना? कौन थे? कहाँ है बेचारा? मिलने और नहीं दे रहे घर वालों को उससे। अंदर है भी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। इंडिया का पीएम कभी देखा आपने ऐसे? ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। हाँ बताओ, वहां ऐसा कोई पीएम बना है जिसने पूरा पूरा टर्म पूरा करा हो? सीधा जेल में गया है 1 आध साल के बाद ही, और मिला और नहीं है लास्ट में आके गायब। ऐसा देश है मेरा। गाना सुना है ना वो, ऐसा देश है मेरा। धुरंधर मूवी देखी है? नहीं, धुरंधर मूवी नहीं देखी अभी? यार देखो इतने शरीफ भी ना रहो यार, देखो मूवी जरूर देखनी चाहिए। मैंने कहा सिर्फ 4 घंटे चाहिए मुझे तो आपसे, बाकी घंटे में आप क्या करते हो मेरा इससे कोई लेना नहीं। ऐसा नहीं पूरी तरीके से कटना है, सोशल गैदरिंग से बचना है जहां लोग ये पूछते कर क्या रहे हो, उन्हें नहीं बताना है। क्योंकि सच ये कि मैं झेले हुए हूँ यार सारी चीजों को। भाई आदमी क्यों कब सच बताएगा, वो आप क्यों बताए, ये एक्सपीरियंस से मुझे लिए, इसलिए किसी को नहीं बताना हम क्या कर रहे हैं। बोले भाई साहब बस एसएससी वैसएससी पढ़ रहे हैं, जाके कुछ हो गया ठीक है, नहीं तो अपन तो खेती करेगा, है नहीं? बिजनेस हमको कर नहीं पाएंगे। पूर्वजों की लेगेसी है लैंड एग्रीकल्चर की, उसे ही करेंगे राम। ठीक, हाँ भाई। जब ये हो रहा था तो राष्ट्रपति जी ने सही बात बताई, है ही नहीं। तब हमने 42 बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में किया और हमने इसमें शब्द जोड़ दिया करेगा। हाँ नहीं, इंदिरा गांधी जी के दिमाग में आई ये बात कि ये बार एक दिन डिस्प्यूट जनरेट हो सकता है इससे, इसलिए इसे रोको।
हाँ, ये 42वां संविधान संशोधन वहीं से 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके हमने क्या जोड़ दिया उसमें? क्या जोड़ा बेटा? करेगा। जस्ट डू इट। समझ रहे हो ना? तो अब क्या करेगा वो? करेगा। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हालांकि देखिए एक बात और मैं आपको बताऊं, जब ये लिखा गया तो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। कई बार सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे लोग भी पहुंचे, उन्होंने कहा बताओ संविधान में कहां लिखा है कि राष्ट्रपति काम करेगा? उसने कहा यार लिखा नहीं है, लेकिन ये एक मानने वाली बात है कि हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूके वाली ली है यार, और यूके का तो संविधान ही लिखा हुआ नहीं है। हम पे है तो संविधान, हम पे कॉन्स्टिट्यूशन है तो, उन पर तो संविधान ही नहीं है। जब वो चल रहे हैं तो हम क्यों नहीं चल सकते? बिल्कुल, यही तो लड़ाई थी, यही तो सोचना था सारा। ठीक, इसलिए आपको दोनों क्लॉज समझ में आए कि जब यहां लिखेगा करेगा तो फिर ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हो गया नहीं हो गया? हाँ भाई, हो गया नहीं हो गया नॉमिनल एग्जीक्यूटिव? और अगर थर्ड बात आप जानते हो तो जितना आप बता भी सकते हो कि हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ली है यूके वाली, जैसे यूके में काम होता है वैसे हमारा प्रेसिडेंट या क्राउन यहाँ काम करता है, बात खत्म हो गई। हम उसे रियल नहीं मान सकते। डन, आगे चलें। दोनों क्लॉज समझ में आ गए, है नहीं? अब हम स्टार्ट करते हैं सीधा सीधा प्रेसिडेंट। देखिए ये सब चीजें आपको पढ़नी है, और तो हम देखते हैं प्रेसिडेंट। अब यहाँ से आगे को अपनी कहानी स्टार्ट हो जाती है। ये तो बेसिक बातें थी जो आपको समझानी थी मुझे, कि अगर इसका कहीं से कोई लिंक जुड़ेगा तो आपकी समझ में आ जाएगी, अच्छा सर ये वो बात कर रहे हैं। ठीक, तो प्रेसिडेंट कैसा होना चाहिए? कैसे हैं हम? रिपब्लिक है हम। और रिपब्लिक की मैं आपको कुछ कंडीशंस बता देता हूं। रिपब्लिक जब मैं पढ़ाऊंगा प्रियम्बल में तब तरीके से पढ़ाएंगे, ये लगभग 2 घंटे का टॉपिक है रिपब्लिक का। लेकिन अभी आज मैं बेसिक बातें आपको बता देता हूं। रिपब्लिक की जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो 4 होती हैं, ऐसे आप समझेंगे बात को तो आप समझ जाएंगे रिपब्लिक क्या है। पहली कंडीशन होती है जो इसका HOS का मतलब है हेड ऑफ स्टेट, वो कौन होगा? इलेक्टेड होगा। क्या होगा? प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है नहीं होता है, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो? यूके में प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं होता, वो क्राउन चला रहा। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स अगर कोई पूछे कि रिपब्लिक की क्या है, ये रही। कोई टेंशन कोई नहीं ना? है तो नहीं दूर दूर तक भी, दूर दूर तक भी नहीं होनी चाहिए। देखो दूसरी है नो प्रिविलेज क्लास। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है रिपब्लिक की? नो प्रिविलेज क्लास। प्रिविलेज, किसी के पास कोई विशेषाधिकार नहीं है। हाँ भाई, नो प्रिविलेज क्लास का मतलब है कोई? कैसे? प्रेसिडेंट कौन बन सकता है? कोई भी बन सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी भी रेस का भी हो सकता है। एग्जाम्पल, यूके में जाइए, आप एक परिवार से बैठेगा, हेरिडिटी है वहां। क्या है बेटा वहां? हेरिडिटी है, उसके परिवार के लोग ही क्राउन बनेंगे, आम आदमी क्राउन नहीं बनेगा।
और मेरे यहाँ प्रेसिडेंट कौन बनेगा? कोई भी बनेगा, बस उसकी एज कितनी होनी चाहिए? 35। इंडियन सिटीजन होना चाहिए, बस, मोर देन सफिशिएंट। चाहे वो कोई ट्राइब्स हो, चाहे कोई जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, किसी भी एरिया का हो, किसी भी कलर का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी जेंडर भी कोई हो। हाँ भाई, दूसरी कंडीशन समझे? अगर कोई रिपब्लिक पूछे तो आप बताएंगे दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स, और अगर ये चारों में से हैं चारों, तो आप मान ले वो क्या है? रिपब्लिक है, अन्यथा वो रिपब्लिक नहीं है। यूके को रिपब्लिक नहीं कह सकते हम। क्यों नहीं कह सकते? क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वहां के क्राउन का इलेक्शन ही नहीं होता। कौन होता है? एक परिवार का होता है। हम अपने यहाँ पे कोई रिपब्लिक कह रहे हैं। दूसरी कंडीशन से नो प्रिविलेज, किसी के लिए कोई प्रिविलेज नहीं है। कहां तक? पार्लियामेंट में भी नहीं है। कोई पोस्ट डीसी की, इसके लिए कोई भी आ जाए, अरे वो तो कंसीडर है यार, वो तो कंसीडर करना पड़ेगा हम। ठीक। पब्लिक ऑफिस फॉर ऑल। चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा उसकी? चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी पब्लिक ऑफिस फॉर ऑल। हाँ भाई, समझ में आती है ये बात? समझाना पड़ेगा? आती है ये तो अपने आप ही। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स सॉवर्जिनिटी। लिखें सॉवर्जिनिटी। है हमारे पास या नहीं है? सॉवर्जिनिटी का मतलब है इंटरनली मामले हों, आंतरिक मामले हों या बाह्य मामले हों, हम किसी के दबाव में कोई फैसला नहीं रहते। हमारी मर्जी है हमने क्या फैसला लिया है। हम किसी के गुलाम नहीं हैं। रिपब्लिक का मतलब समझ गए अब आप? ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स किसी के अंदर हैं तो वो रिपब्लिक है, अन्यथा वो रिपब्लिक नहीं है। अब बताओ आप रिपब्लिक हो या नहीं हो? आपके प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है? होता है। नो प्रिविलेज क्लास है, पब्लिक ऑफिस फॉर ऑल है, सॉवर्जिनिटी है, तो आप कौन है? रिपब्लिक है। कोई टेंशन तो नहीं हो रही यहाँ तक किसी को? होनी ही नहीं चाहिए यार, क्योंकि मैं तो इतने रूट लेवल पे आकर पढ़ाता हूँ ना, इतने रूट लेवल पे धरती पे उतर जाता हूँ सीधा। और अगर आप मुझसे चाहो कि सर कुछ एडवांस लेवल का पढ़ा दो, चलो दिल्ली, फिर देख लो 3 घंटे क्लास। इतना रूट पे नहीं आता, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों के पास अभी उतनी नॉलेज नहीं है जितनी वो लेकर वहां दिल्ली जाते हैं। ये नहीं जाते? जाते हैं वो लोग, पहले यहाँ आसपास में पढ़ के जाते हैं, जब दिल्ली जाते हैं वो। तो उन्हें अगर आप थोड़ा सा एडवांस में पढ़ाओगे ना, वो समझ लेंगे, आप नहीं समझ पाओगे। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि दिल्ली जाना खासकर नॉर्थ ईस्ट के लोगों का मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि वो बहुत फास्ट चलते हैं दिल्ली वाले। इतनी देर में प्रेसिडेंट एंड हो गया होता, समझ रहे हो? तो आप जो अगर कहीं जगह सही जगह बैठे हो, तो मैं ईमानदारी की बात मन से बता रहा हूँ, ये मेरे हाथ में ये रोजी रोटी है नहीं, आप बिल्कुल सही जगह बैठे हो। हाँ भाई, कैसा कंट्री चाहिए? क्या हुआ? कुछ बातें ऐसे लग रही है जैसे भाषण दे रहा हूं मैं, ऐसा तो नहीं लग रहा? देखो रियलिटी से रू करा रहे हूँ। हाँ तो क्या है वो रिपब्लिक नहीं है जापान। जापान आज भी रिपब्लिक नहीं, ऑस्ट्रेलिया रिपब्लिक नहीं है यार, न्यूजीलैंड नहीं है यार, चाइना नहीं है रिपब्लिक, क्या नाम? चाइना रिपब्लिक नहीं है। हाँ सॉवरेन तो है, सॉवरेन तो है। देखिए कंट्री कितने टाइप की होती है, मैं आपको एक लाइन में फिर बता देता हूँ, आप मानते नहीं मेरी बात, मुझे उलझा के रख लेते हो। ठीक। कंट्री 4 तरह की होती है बेटा। एक तो होती है कॉलोनी,
या डिपेंडेंसी, ऑब्लिक कर सकते हैं डिपेंडेंसी। दूसरे हमारे पास होते हैं, कौन से होते हैं वो? नहीं, होता ही नहीं डेमोक्रेसी। ठीक, डेमोक्रेसी सिस्टम है। डेमोक्रेसी क्या है बेटा? सिस्टम है। एक को कहते हैं हम अधिपत्य, या उसको तो कहते हैं एक टर्म है प्रोटेक्टरेट। प्रोटेक्टरेट, ठीक। तीसरा कंट्री होता है डोमिनियन, और चौथा एक होता है सॉवर्जिनिटी। अब चालों को समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा हम क्या हैं। 15 अगस्त 1947 से पहले हम क्या थे? कॉलोनी थे। किसके? ब्रिटिश के। इसका मतलब हमारे पूरे राइट्स इनके हाथ में थे, ये हमारे राजा थे, और ये तीनों काम हमारे कर रहे थे, एग्जीक्यूटिव भी, लेजिस्लेटिव भी और जुडिशरी भी। हमारे पास अपना कुछ भी नहीं था, हमें सिर्फ एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, राइट। और जो होते हैं प्रोटेक्टरेट, प्रोटेक्टरेट में होती है दो चीजें। मान लीजिए एक S1 है, ये S2 दूसरा कंट्री है। कोई टेंशन तो नहीं हो रही? अगर हुई तो अब हम आपको समझा देंगे सही करके। आप मुझे यहाँ ले आए, नहीं मैं जा रहा था सीधा सीधा उस पर। S1 वो कंट्री है, S2 कैसा है? प्रोटेक्टरेट है। प्रोटेक्टरेट किसका? S1 का। इस S2 की दो पावर इस S1 के पास होंगी, कौन कौन सी? एक तो पावर होगी इसके पास एक्सटर्नल अफेयर और डिफेंस। कौन सा? डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर। एक्सटर्नल अफेयर मतलब विदेशी संबंध। एक मिनट में आप समझिए। डिफेंस, मान लीजिए इस S2 पे कोई अटैक करता है, कोई थर्ड कंट्री S3, तो ये S1 पे, S2 पे अटैक नहीं हुआ, S1 पे हुआ। अब पूरी आर्मी किसके काम करेगी? यहाँ हम कभी नहीं रहे ये प्रोटेक्टरेट, किसी के भी प्रोटेक्टरेट नहीं रहे। यहाँ दो दो जो वो होंगे सब्जेक्ट, वो किसके हाथ में होंगे? S1 के हाथ में होंगे। कौन कौन से? डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी। इसके हाथ में होगी, इसके हाथ में होगी। अटैक होगा तो इसकी आर्मी इससे लड़ेगी, इसके पास नहीं लड़ेगी। बाकी में ये आजाद है हर मामले में। सिर्फ दो सब्जेक्ट होंगे किसके पास? S1 के पास। ऐसे बात समझ में आ गई आपको? हम कभी नहीं रहे इसके, हम कभी नहीं रहे, ठीक। डोमिनियन क्या कहते हैं, इसे आप समझिए। आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो डोमिनियन की कई कांग्रेस के कई लोगों ने कहा अबे डोमिनियन नहीं दे दो, हमें कुछ दे तो दो, आपने तो हमें गिरा गिरा के मार रखा है बिना मतलब, ठीक। यहां क्या है? डोमिनियन समझिए। डोमिनियन में ये S1 है, ये S2 है, अलग अलग कंट्री है। S1 कंट्री मान लेते यूके और S2 कंट्री इंडिया है, ऐसे मान ले, कोई इशू तो नहीं है। डोमिनियन का मतलब समझना है। डोमिनियन में जो HOS होगा, हेड ऑफ स्टेट होगा, वो S1 का माना जाएगा यहाँ। बाकी में ये सब आजाद है, पूरी पावर्स इसके पास है, ये दोनों पावर भी इसके ही पास है। S1 S2 पर डोमिनेंस करता, किस आधार पर? सिर्फ उसका राजा आपका राजा माना जाएगा, बाकी में आप आजाद हैं सारे मामले में। प्रोटेक्ट में क्या था? दो चीजें S1 के हाथ में थी, बाकी में आजाद था। डोमिनियन में क्या है? सब में आजाद हैं आप। ये वाले सब्जेक्ट भी आपके, बस हमारे राजा को राजा मान लो आप, हमारे क्राउन को राजा मान लो। आज भी कनाडा यूके का क्या है? डोमिनेंस। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, समझ रहे हो आप हमारी बात? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आज भी वहां के क्राउन को क्राउन मानते हैं, यूके के को हेड ऑफ स्टेट कौन माना जाता है? आज भी वही माना जाता है। इसलिए तो मैं आपके व्यूज क्लियर करता हूं दिमाग के, कि आपको चीजें ऐसे समझनी है, इस आधार पर समझनी है। चौथी कंट्री क्या होती है? सॉवर्जेनिटी। देखिए यहां पाकिस्तान 1956 तक डोमिनेंट रहा है,
और हम 26 जनवरी 1950 को सॉवर्जिनिटी हमने ले ली है। सॉवर्जिनिटी का मतलब होता है कि S1 इक्वल टू S2। इस देश का इस देश के किसी मामले में कोई इंटरफेयर नहीं है। ये अलग कंट्री, ये अलग कंट्री। आज भी डोमिनियन जापान है, यूके का नहीं, यूएसए का नहीं, यूके का, ऑन डॉक्यूमेंट्स। हाँ भाई दोस्तों, बिल्कुल आज भी है भाई, गूगल करें आपको समझ में आ जाएगा। एक जो वीडियो मैंने 1 घंटा 20 मिनट के आसपास की बनाई है रिपब्लिक पे, वो यही तो है सारा सीन। हाँ भाई, सॉवर्जिनिटी किसे कह रहे हैं हम? जिसके पास सारी पावर अपनी खुद की है, जो फैसले लेता है वो उसके लिए खुद जिम्मेदार होता है, कोई दबाव नहीं होगा, हमारा खुद का राजा होगा। और कैसी कंट्री होती है सॉवर्जिनिटी? S1 इज इक्वल टू S2। S1 का S2 पर कोई भी अधिपत्य नहीं है, किसी भी तरह का। कांग्रेस के सेशन होते थे ना, हिस्ट्री पढ़िए बेटा, थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़िए। हाँ बोले सर क्यों नहीं पढ़ते? तो एक 1929 का कोई लाहौर में सेशन हुआ था कांग्रेस का, और ये इसकी पहचान थी कि 31 दिसंबर को होता था, लास्ट ईयर के बिल्कुल लास्ट डे में होता था ये सेशन। ठीक भाई, तो वहां क्या बात कही थी भी हमने, जवाहरलाल नेहरू ने झंडा खड़ा कर दिया था, बोले हमें डोमिनियन नहीं चाहिए, सेल्फ रूल चाहिए, कंप्लीट सेल्फ रूल चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। पूर्ण स्वराज का नारा कहां से मिला? यहीं से मिला है। समझ गए आप हमारी बात? उन्हें ये नहीं चाहिए, डोमिनियन नहीं चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे राजा को अपना राजा नहीं मानेंगे, किसी कीमत पर नहीं माने हम तो। हमें क्या चाहिए? सॉवर्जिनिटी चाहिए। तो है ना, है और प्रियम्बल में सॉवर्जिनिटी की बात की गई है ना, तो उसका मतलब भी समझाया जाएगा, रिपब्लिक का मतलब समझाया जाएगा। यानी कि पाकिस्तान 1956 तक डोमिनियन रहा है, वहां के राजा को राजा मानता रहा है, बाकी आजाद था ही, आपको पता ही है। अच्छा, रिपब्लिक भी हम उसे कह ही सकते हैं अब तो रिपब्लिक कह सकते हैं, पाकिस्तान को कह सकते हैं, ऑन ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल तो कह ही सकते हैं, बेशक वो व्यवहारिक रूप में चीजें बदली हुई चल रही है उसमें बहुत ज्यादा। क्या मैं आगे चलूं? आगे चले, ठीक। तो मैं कहाँ था? प्रेसिडेंट पे था। तो प्रेसिडेंट कैसा है मेरा? इलेक्टेड है ये बात? चलिए, तो मैं प्रेसिडेंट से ही आपसे बात करवाता हूँ, आपकी आपकी सीधी प्रेसिडेंट से बात करवाते हैं। देखिए भाई दोस्तों, हाँ भाई, आर्टिकल 52 पार्ट 5 में ये संविधान के स्टार्टिंग में बता दिए मैंने, कहां से कहां तक क्या आर्टिकल है, याद है आपको? कहता है भारत का एक प्रेसिडेंट होगा, बस ये बात कहता है, वो साइलेंट हो जाता है। अब इसका क्या कराया जाए? अब हाँ भाई ये बताओ, इसका इलेक्शन कराया जाए, इसका सिलेक्शन किया जाए, या इसे नॉमिनेट किया जाए? तीनों चीजें अलग अलग। नॉमिनेटेड किया जाए। बात सही है गलत है? सही है बिल्कुल। नॉमिनेटेड करे जाए तो भाई साहब ये क्राउन बन जाएगा, और हम राजाओं में और प्रिंसों में विश्वास नहीं करते अब, क्योंकि राजाओं ने और प्रिंसों से ना अपना डेवलपमेंट करा है, या नहीं करा? अपना डेवलपमेंट करा नहीं? क्या फंडामेंट राइट थे मुगलों में और लोगों के पास?
मौर्यराज में थे, गुप्ताज में थे, नहीं थे ना। तो फिर इसका मतलब डेवलपमेंट किन्होंने करा? उन्होंने अपना करा, हमारा कहाँ करा? हमें तो एक्सप्लॉइट किया। और अब सरकार हमें कैसी चाहिए? जो हमारा डेवलपमेंट करा है उसका हो या ना हो। तो नॉमिनेटेड तो नहीं कर सकते क्योंकि हम राजाओं में विश्वास नहीं करते। और अगर कोई पार्टी ले लेते हम, तो पार्टी उस टाइम एक ही थी, कौन? गांधी परिवार। तो उसे लोग इस टाइम वैसे बर्दाश्त नहीं कर रहे, या कर रहे होते? आज अगर राहुल गांधी जी को प्रेसिडेंट बनाया जाए, बर्दाश्त करते हैं लोग? हैं? उनके तो नाम, निकनेम बड़े अच्छे अच्छे रख रखे हैं, पप्पू। क्या मैं ही बोल रही हूँ या आप भी सच जान रहे हो, इस बातों को देख रहे हो? बोले देख ही तो नहीं रहे सर, इसलिए न्यूज़पेपर से आज के बाद क्या करना है आपको? क्या करना है? वो न्यूज़पेपर लेके और यहाँ आना है। वो मैं उसे रूम पे ले जाऊंगा और अगले दिन आपको दूंगा उसे लाके, उसमें बताऊंगा इंपोर्टेंट क्या, उसे जाकर कॉपी में राइट डाउन करना है, नोट्स बनाना है करंट का। वो देखो, ऐसा तो नहीं हमने पहले पॉलिटिकल साइंस ले लिया, फिर हम जीएस की क्लास लेने जाएंगे, है नहीं, फिर हम एसए पढ़ेंगे, फिर हम इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। तो भाई साहब, ये प्रोसेस कितना लंबा ले रखा है आपने? ये तो भाई एक ही साल में सारी चीजें खत्म करनी है, तो सारी चीजें साथ लेके चलेंगे। कलेक्शन कहाँ से करें, ये भी एक समस्या थी, या नहीं थी? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इन दोनों चीजों को तो खारिज कर दिया। तो क्या बचा हमारे पास? इलेक्शन। इलेक्शन भी कितने टाइप से है? दो टाइप का था। डायरेक्ट कराएं या इनडायरेक्ट कराएं, कोई ऑप्शन तो थे। दो आज भी हैं, दो कल भी हैं, दो दो पूरे वर्ल्ड में थे, दो ही हमारे पास थे। मैं आपको इन्हें बड़े तमीज में और ढंग से पढ़ाना चाहता हूँ कि आपको फिर ज्यादा पॉलिटी या किसी और चीज को पढ़ने की जरूरत ना, बस क्लास अटेंड कर लो और चीजों को मेमोराइज कर लीजिए अब अपनी। ठीक, हल्का फुल्का ये नोट्स बन गया, बाकी नोट्स हम आपको देंगे, अपना काम हो जाएगा। हाँ भाई, गुस्से में आ गए क्या? ऐसा लग रहा है मुझे जैसे आप ऐसा कर रहे हो। अब बताएं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन में से कौन सा इलेक्शन लिया जाए? ऐसा सब कुछ हमारा है नहीं, प्रेसिडेंट के लिए प्रेसिडेंट ही चल जाए ना, तो कैसे लिया जाए? अब देखिए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन का जो हमने प्रोसेस लिया है वो इनडायरेक्ट लिया है। क्यों लिया है ये भी मैं बताऊंगा। कैसा लिया है? इनडायरेक्ट लिया है। क्यों लिया है इसका कॉज भी मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं कि लिख दिया गया। ठीक, इलेक्शन कैसे होगा? इनडायरेक्ट होगा। तो इलेक्शन में भाग कौन कौन लेंगे? सवाल ये है ना? इलेक्शन कैसे होगा? इनडायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट होगा। इसका मतलब सीधी जनता पार्टिसिपेट नहीं करेगी, का मतलब यही तो हो गया। कौन लेंगे? जनता के रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट कर। तो इसका इलेक्शन के 4-5 क्लॉज हैं जो आपको समझने हैं। पहला, इसका इलेक्शन इनडायरेक्ट होगा, तो देखते हैं आर्टिकल कौन कौन से पे काम करेंगे। आर्टिकल 54, आर्टिकल 55, 57, सॉरी 7 7 समझना ही सही नहीं, 62 और 71, इतने आर्टिकल पे हमें बात करनी है। ये 57 है बेटा, है नहीं, 57 है। अब देखिए, इसमें कहा गया है कि इसके इलेक्शन को में कौन कौन लोग भाग लेंगे, यानी कि वोटर्स कौन होगा। क्या कहा गया है? वोटर्स कौन होगा।
वोटर्स कौन होगा, ठीक। वोटर्स का मतलब एक इलेक्टोरल कॉलेज होगा। इसमें कहा गया इसके इलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, इसका इलेक्शन कैसे होगा, ठीक। इसके इलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा। आर्टिकल 57 कहता है री इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, टू द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। क्या दोबारा बन सकता है, री इलेक्टेड हो सकता है? नहीं। ये भी एक इसके इलेक्शन से इंपोर्टेंट पॉइंट है जो हमें आपको डिस्कस करना है। आर्टिकल 62 कहता है कि इसका टर्म क्या होगा। किसका? प्रेसिडेंट का। आर्टिकल 71 कहता है कि अगर कोई डिस्प्यूट हुआ इसके इलेक्शन से रिलेटेड, तो उसका समाधान कैसे निकलेगा, उसे सॉल्व कैसे करेंगे, या उसे सॉल्व करने की पावर किसके पास है। हाँ भाई, अब इस बात को थोड़ी देर में ही यही समझ लो, टाइम भी अपने पास कम ही है, क्लास का टाइम पूरा हो चुका है क्योंकि अगली क्लास भी हो जाएगी। डिस्प्यूट का मतलब ये है कि मान लीजिए जिस दिन इसका इलेक्शन हुआ उस दिन लोकसभा के आधे लोग छुट्टी पे थे। अरुणाचल प्रदेश की जो विधानसभा थी, जो एमएलए यहाँ बैठे हुए थे, वो डिजॉल्व थी। तो क्या ये इलेक्शन लॉफुल है या अनलॉफुल है, लीगल है या इलीगल है? तो हमारा आर्टिकल 71 साफ साफ कहता है आंधी आए तूफान आए भूकंप आ जाए, इसका इलेक्शन तो होगा और होकर रहेगा, क्योंकि आर्टिकल 62 ये बात कहता है कि 6 महीने के अंदर अंदर उसका इलेक्शन हो जाना चाहिए, हर हालत में हो जाना चाहिए, क्योंकि ये सीट हम 1 मिनट के लिए भी खाली नहीं रखते। हेड ऑफ स्टेट की सीट 1 मिनट के खाली नहीं रहेगी। मान लीजिए अचानक में डेथ हो जाए तो हम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट बनाते हैं। समझ रहे हैं आप हमारी बात? अब जब इसे पूरे को पढ़ेंगे तब आपकी समझ में आ जाएगी कि हमें क्यों खाली नहीं रखते इस सीट को। हाँ भाई, यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ गई। डिस्प्यूट, इसके इलेक्शन से रिलेटेड ये इतने आर्टिकल हमें क्या डिस्कस करने का मंडे में। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो मंडे में आप कितने बजे आएंगे? 10 बजे। समझ गए आप मेरी बात? कोई टेंशन किसी को? अब किसी का इससे अभी ये चीजें खत्म नहीं है, ये तो शुरू हुई हैं। तो आप देखिए, ट्रेलर है, फिल्म तो बाकी है मेरे दोस्त अभी। क्यों? फिल्म तो बाकी, पिक्चर अभी बाकी है, ये तो ट्रेलर है, ठीक। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे वो पूछे, और घर बैठ के ऐसा नहीं कि कॉपी देखो यूं गए और बैग छोटे बच्चों की तरह, और मम्मी को भी आसान दिखा रहे हैं, पापा को भी यहाँ पढ़ के आ रहे हैं। बोले हाँ बहुत आसान करके आ रहे हैं हम पे। तो छोटे बच्चे आते ना, तो आप प्लीज ऐसा ना करें, अपनी जिम्मेदारियां समझें, ठीक। जाके अपना खाना खाएं, थोड़ा आराम करें, फिर उसके बाद सिर्फ, यार मैंने कहा सिर्फ 1 साल, यार ज्यादा थोड़ी मांग रहे हूँ मैं आपसे, सिर्फ 1 साल। अगर रिजल्ट ना आए तो फिर उस अरुणाचल प्रदेश में ना मिले, दिल्ली जरूर मिल जाएंगे, पकड़ लेना वहीं जाके मुझे, क्योंकि ये पैशन का मामला भी है, ये जुनून का मामला भी है। तैयारी तो बहुत करते हैं, लेकिन जो प्रॉपर डायरेक्शन में तैयारी करता है, प्रॉपर गाइडेंस के साथ तैयारी करता है, सक्सेस वो होता है। मुझे नहीं लगता आपके फादर साहब कभी किसी सिविल सर्विस में रहे हो, क्योंकि आप वो आदमी हो जिन्होंने आपने सोचा है, और जिस
अरुणाचल प्रदेश में जिसने ये सोच लिया कि मुझे पीसीएस की तैयारी करनी है, एपीपीएससी की, तो वो बाकी लोगों से अलग अपने आप हो गया। वो दिखना भी चाहिए अलग, हो जाने से नहीं है, दिखना भी चाहिए वो। कैसे? 4 घंटे बैठ के पढ़े, कोई प्रॉब्लम आए उसे लिख के लाए और सीधे मुझसे आके पूछे। समझ रहे हो? तो प्लीज इन बातों का विशेष ध्यान रखा जाए। चलिए, थैंक यू सो मच। कल मंडे में मिलेंगे शायद अब।